हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 3 ऑफ एडवांस ऑडिटिंग एमकॉम सेमेस्टर 3 पार्ट 2 as per revised syllabus under NEP 2020 of MCOM course under Mumbai University with effect from June 2024। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ऑडिटिंग का मॉड्यूल 1 एंड यूनिट 1, जिसमें हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यहाँ पे हम सीखेंगे आज के इस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, और आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 230, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 240, ऐसे 250 एंड ऐसे 260। ये सभी ऐसे या 230, 240, 250, 260 हम लेक्चर में सीखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये याद रखिए। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पॉइंट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे सीखने वाले। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता क्या है? तो आपको याद होगा जिस तरीके से हमने अकाउंटिंग सीखा था और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड सीखे थे, वो थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट को किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। तो वो थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसी तरीके से एक ऑडिटर को ऑडिटिंग करते वक्त, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते वक्त कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी एक ऑडिटर को जो रूल एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल, जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो कहलाएंगी हमारी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस। ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों चेक कर रहा है? ताकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कोई भी डिफेक्ट, कोई भी एरर, कोई भी मिस स्टेटमेंट ना मिले। सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गाइड ऑडिटर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिटर को गाइड करती हैं कि वो किस तरीके से ऑडिटिंग वर्क कंडक्ट करें। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बाय IASB एंड अडॉप्टेड विद लोकल एडेप्टेशन। ये IASB क्या है? सो IASB होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, दैट इज, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ गाइडलाइंस है जो हर ऑडिटर के लिए सेम होगी ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब है इंडियन ऑडिटर भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, एक अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अमेरिकन ऑडिटर भी वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर गाइडलाइंस फॉर द कंसिस्टेंट इफिशिएंट ऑडिट। अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करेंगे, एक ऑडिटर अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करेगा, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से, बेटर वे में, इफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। इसी तरीके से कवर प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, एविडेंस कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। यानी स्टैंडर्ड्स को उसको कहाँ कहाँ फॉलो करना पड़ेगा। प्लानिंग करते वक्त भी कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से रिस्क असेसमेंट, एविडेंस कलेक्ट करते वक्त और रिपोर्ट राइटिंग के वक्त भी एक ऑडिटर को कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना होगा। एम टू इनहांस ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी जो उन्होंने, यानी ऑडिटर ने एक ऑडिट वर्क कंडक्ट किया है, अब उस पे जो रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट को कैसे बनाना है, वो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ है, और उसी तरीके से, उसी मेथड से, उसी तरीके से एक ऑडिटर को ऑडिटिंग रिपोर्ट बनानी होगी।
एंड की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए गए हैं, क्या बगैर रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता, किस तरीके से अगर एक इंडियन ऑडिटर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, एक अमेरिकन ऑडिटर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो इन दोनों में क्या फर्क है और इससे क्या डिफेक्ट हो जाता है और किस तरीके से एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, क्यों बनाए गए हैं ये स्टैंडर्ड्स, ये प्रिंसिपल, ये गाइडलाइंस क्यों बनाई गई हैं। तो पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड एश्योरेंस, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब क्या होता है, एक ऑडिटर ताकि चेक करे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे काम कर रही है ना कर रही है। अभी ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में या लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि किस तरीके से एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रू भी होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन फेयर भी होनी चाहिए, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। 10,000 का बिल है, 10,000 रिकॉर्ड किया गया, ट्रू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो बिल है वो तो नॉर्मली 500 ही आता है, तो ये फेयर नहीं है। ट्रू है क्योंकि जितना बिल है उतना अमाउंट भी वहां पे मेंशन हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जनरली जो बिल आता है 500, 200, 300 का ही आता है, तो ये फेयर नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। पॉइंट नंबर 2, प्रमोट कंसिस्टेंसी, एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोसेस ग्लोबली। अगर एक ऐसा रूल होगा, जो गाइडलाइंस, जो प्रिंसिपल इंडियन अकाउंटेंट, इंडियन ऑडिटर भी फॉलो कर रहा है और वही रूल्स एंड रेगुलेशन एक अमेरिकन, एक कैनेडियन, एक यूरोपियन ऑडिटर भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये रूल जो होगा वो हर सब के लिए आसान हो जाएगा एक ही सेम रूल को फॉलो करना। तो इससे इंडियन ऑडिटर को प्रॉब्लम नहीं होगी किसी अमेरिकन कंपनी का ऑडिट करते वक्त। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी, हाईलाइट पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट एंड इरेगुलेटरीज। यानी इसका मतलब क्या है, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो गलत लिख दिया गया हो, अब वो जानबूझ के भी हो सकता है, डेलिबरेटली भी हो सकता है, और एरर भी हो सकता है। जानबूझ के किया जाएगा तो आपको पता है फ्रॉड कहलाता है, और वो अनइंटेंशनल हो गया, बगैर मर्जी से हो गया, अनजाने में हो गया, तो वो फिर एरर कहलाता है। जानबूझ के करेगा तो फ्रॉड, और अपने आप हो गया, किसी मिस्टेक से हो गया, तो वो कहलाएगा एरर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एश्योर कंप्लायंस अलाइन विद रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, यानी हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, हर कंट्री की गवर्नमेंट अलग है, तो उन्होंने भी, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग बनाए, उसी तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकन कंपनीज के लिए, अमेरिकन ऑडिटर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग बनाए। तो ये रूल सबके लिए, सब हर ऑडिटर को पता है कि उसको अपनी कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 5, enhance stakeholders confidence, build trust among investors and regulators। अभी stakeholders में investors हो सकते हैं, ठीक है, lenders हो सकते हैं, creditors हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। तो अगर किसी कंपनी का ऑडिट जो किया गया है, अगर वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके किया गया है, तो ऑब्वियसली उस पे सभी स्टेक होल्डर का ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, डिटेक्ट फ्रॉड, आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को एक ऑडिटर अच्छे से फॉलो करेगा, तो वो ज्यादा पॉसिबल है कि वो फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकता है, आसानी से फाइंड आउट कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली इससे अगर एक ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को अगर फॉलो करता है, तो इससे उसकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डेटा फॉर स्टेक होल्डर्स, यानी अभी स्टेक होल्डर्स में हमने आपको बता दिया था कौन कौन आ सकता है। स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर में क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में लैंडर्स हैं। तो ये अगर किसी कंपनी में हमने सीखा कि भाई सबको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि एक कंपनी का ऑडिट किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है।
कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उनके साथ डील करना है या नहीं करना है, उनके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है, टैक्स कितना कलेक्ट करना है या इस कंपनी पे कितना ट्रस्ट करना है। ये सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को फॉलो करके रिपोर्ट बनाया है नहीं बनाया। पॉइंट नंबर 8, फोस्टर अकाउंटेबिलिटी। इंश्योर मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। हम ये बात जानते हैं कि भाई बुक में रिकॉर्ड करना, किसी बुक को मेंटेन करना तो वहां के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। नो डाउट उस बुक को चेक करेगा ऑडिटर, लेकिन एटलीस्ट वहां की बुक को मेंटेन करना ये वहां के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वहां के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेटमेंट को सही तरीके से फॉलो करें, इस स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि आने वाला ऑडिटर ये सारी चीजों को आसानी से चेक कर सके। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 9, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। अब इट हार्मोनाइज ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस द बॉर्डर। अभी हमने सिखाया आपको पॉइंट नंबर प्रीवियस पॉइंट में सिखाया था कि किस तरीके से अगर इंडियन ऑडिटर को आसान हो जाएगा एक किसी अमेरिकन कंपनी के ऑडिटिंग करने के लिए, अगर वो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड को, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो करता है। तो क्यों? क्योंकि दोनों रूल्स इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, माने जाते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड भी करेगी, क्योंकि जानते हैं कि भाई अगर यहाँ पे कोई एरर हो जाएगा तो हम ऑडिट करवा लेंगे, ऑडिटर को तो इंटरनेशनल रूल पता ही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 10, स्ट्रेंथन गवर्नेंस, सपोर्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। यानी हमें अपनी कंपनी को रन करने के लिए या उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत आसानी क्रिएट हो जाएगी अगर हम स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ ये सारी चीजें ऑडिटर को भी हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके बुक्स भी बनाई गई हैं तो ऑडिटर के लिए उन बुक्स को चेक करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमने इस टॉपिक में 10 पॉइंट सीखे हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखा है। आप 8 से 9 पॉइंट जरूर कोशिश करें लिखने के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपको 10 मार्क के लिए ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले वाले वीडियोस में यानी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने आपको बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट कितना मार्क्स कंटेन करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाई आर ऐसे इंपॉर्टेंट, यानी स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग क्यों जरूरी है? तो पॉइंट नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑडिटर। इसका मतलब है कि एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि उसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही है। तो क्लियर? इंप्रूव क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, यानी जिस कंपनी का ऑडिट किया गया है वो कंपनी वाकई में एरर और फ्रॉड फ्री है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी का ऑडिट होता है, आप जानते हैं कि भाई कितना इंफॉर्मेशन सही है कितना गलत है, ऑडिटर साइन कर देता है और पता चलता है बाद में वो कंपनी तो फ्रॉड निकली, उस कंपनी का तो बैंकरप्सी हो गई या कंपनी तो भाग गई। ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को फॉलो करके ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाई गई है तो वो रिपोर्ट 100% ट्रू होगी, 100% सही होगी, एक्यूरेट होगी। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन इन रिपोर्टिंग एक्सेस एंटिटीज अक्रॉस एंटिटीज, यानी इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कि यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, एक स्टेटमेंट में प्रॉफिट बता रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में लॉस बता रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। कब? जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे और रूल्स जो है वो हर जगह एक्सेप्टेड होंगे, कॉमन होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर। तो ऑब्वियसली अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक एक छोटी से छोटी चीज मेंशन की गई है एक ऑडिटर के लिए कि एरर कहाँ पे हो सकता है, फ्रॉड कहाँ पे हो सकता है। तो ऑडिटर को हेल्प हो जाती है ऑडिटिंग करते वक्त कि एरर उसको कहाँ ढूंढना है या फ्रॉड कहाँ पे हो सकता है। सो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आई होप यहाँ तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सीखा। आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे 230, 240, 250, 260 ये सभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक।